हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 11 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द लर्निंग प्रोसेस। किस तरीके से लर्निंग काम करती है ये पूरा डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कशन किया हुआ है। और बहुत सारी कुछ थ्योरीज, मतलब कुछ टाइप की थ्योरीज इस चैप्टर में दी है जो कि आपके लर्निंग को लेके है। इसमें एक आपका लेविन का थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक जोहरी विंडो करके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दो में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जौहरी विंडो में से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इस टॉपिक को मान सकते हैं। बहुत सिंपल सा है ये, ज्यादा कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इंट्रोडक्शन से आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ वे ऑफ मैनेजमेंट दैट लिंक पीपल रिलेटेड एक्टिविटी टू द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या हो रहा है कि जो लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इट इज अ वे ऑफ मैनेजमेंट दैट लिंक पीपल रिलेटेड एक्टिविटी टू द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। यानी लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो किससे मैच होना चाहिए? वो मैच होना चाहिए आपका ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी से। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बिजनेस को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई है, लोगों को वही वाला काम करना चाहिए। इसलिए कंपनी उसी टाइप के लोगों को हायर करती है ताकि उनके जो बिजनेस गोल है वो पूरे किए जा सके। एचआरएम को जो है स्ट्रेटेजिक एचआरएम जनरली बोल दिया जाता है। तो स्ट्रेटेजिक एचआरएम का क्या मतलब है? स्ट्रेटेजिक एचआरएम का मतलब है कि जो एचआर है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से काम करे। यानी ऐसा नहीं कि एचआर अलग रूम में बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे, नहीं। एचआर को देखना चाहिए कि बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए एचआर को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। यानी एचआर की जो स्ट्रेटेजी है और जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी, उसको अलाइन करके चलना, उसको मिलके काम करना, वही आपका स्ट्रेटेजिक एचआर। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी की बात हो रही है? बिजनेस गोल की बात हो रही है। जो भी आपके बिजनेस गोल है उसको ध्यान में रखते हुए एचआर को स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ये नहीं कि अपने कैबिन में बैठ के एचआर अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रहा है, नहीं। एचआर भी क्यों है? बिजनेस की वजह से, बिजनेस गोल की वजह से। तो जो भी बिजनेस के गोल है उसको ध्यान में रखते हुए अगर एचआर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा तो वही होता है आपका स्ट्रेटेजिक एचआरएम। नॉर्मल एचआरएम का क्या मतलब होगा? नॉर्मल एचआरएम वही है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, उनको ट्रेनिंग दिलाना, रिक्रूटमेंट करना, वो सारा एचआरएम में आपका आ जाएगा। इसके कई सारे गोल हैं, ये आपका स्ट्रेटेजिक एचआरएम को लेके बोला है। टू मीट द नीड्स ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। टू लिंक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी टू द बिजनेस गोल, तो आप जो भी एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स, आपके जो एम्प्लॉय है उनको लेके जो भी आप पॉलिसी बना रहे हैं वो बिजनेस गोल के हिसाब से लिंक होनी चाहिए। टू फाइंड वे फॉर ह्यूमन रिसोर्स टू ऐड वैल्यू टू बिजनेस, तो ह्यूमन रिसोर्स को ऐसा क्या करे कि वैल्यू ऐड करके दे बिजनेस में, यानी एक अच्छा आउटपुट ह्यूमन रिसोर्स दे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? टू हेल्प ए बिजनेस गेन द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी जो भी बिजनेस का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, तो जो एम्प्लॉयज है वो भी इस चीज को लेके कमिटमेंट करे कि हाँ, हम इस गोल को पूरा करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हमारे एचआर के, स्ट्रेटेजिक एचआर के कुछ रोल हो जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक तो स्ट्रेटेजिक एचआरएम टर्म की बात की है। स्ट्रेटेजिक एचआरएम का मतलब है कि जो भी एचआर है वो अपनी स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए बना रहा है ताकि बिजनेस के जो जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। एचआर की जो पॉलिसी है अपने स्टाफ को लेके, वो पॉलिसी बिजनेस गोल के हिसाब से लिंक होनी चाहिए। जो आपका स्टाफ है, एम्प्लॉय है, जिसको आप ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, वो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू जो है वैल्यू ऐड करके दे। ठीक है, कुछ वैल्यू ऐड करके देने का मतलब एक अच्छा आउटपुट दे ताकि बिजनेस गोल को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट आपका ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको ज्यादा डिटेल में करने का जरूरत नहीं, ये टॉपिक आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको बस इसमें रिवाइज बता देती हूँ कि कैसे बिजनेस स्ट्रेटेजी एचआर स्ट्रेटेजी से कैसे मैच होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ की स्ट्रेटेजी इश्यूज, पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीकेशन, यानी क्या क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम आती है तो कैसे ह्यूमन रिसोर्स उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, द चैलेंज फॉर मैनेजमेंट इज टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एचआर इश्यूज, यानी यहाँ पे कुछ इश्यूज बताएं और बोला है कि एचआर कैसे उसमें हेल्प कर सकता है। यानी बिजनेस में जैसे व्हाट मार्केट शुड द बिजनेस कम्पीट इन, किस मार्केट में बिजनेस को कम्पीट करना चाहिए। तो अब एचआर कैसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा कि जो भी मार्केट है उसके लिए किस टाइप के एक्सपर्टाइज की जरूरत है। ठीक है, जो हमारे अभी का एम्प्लॉय है तो क्या उनके पास वो एक्सपीरियंस एंड स्किल है ताकि आप उस बिजनेस मार्केट में कम्पीट कर सको। यानी ये जो उन्होंने आपको टेबल बताई है ना, यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेटेजी में कुछ इश्यूज आते हैं, तो कैसे एचआर उसमें सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम है वेयर शुड द बिजनेस बी लोकेटेड टू कम्पीट ऑप्टिमली, अगर हम अच्छे से कम्पीट करें तो कहाँ पे बिजनेस लोकेशन होनी चाहिए, कहाँ हम अपने बिजनेस को सेटअप करें। वेयर डू वी नीड आवर पीपल, लोग कहाँ पे चाहिए। हाउ मैनी डू वी नीड, कितने लोग चाहिए, और बिजनेस ग्रोथ के किस स्टेज में चाहिए। बिजनेस के भी अलग अलग स्टेज होता है ना, इंट्रोडक्टरी, तीन चार अलग अलग स्टेज से बिजनेस जो है गुजरता है, तो किस स्टेज में हमें एम्प्लॉय की जरूरत पड़ने वाली है। हाउ कैन वी अचीव इम्प्रूवमेंट, जैसे तीसरा मान लीजिए हमारा
जो इशू आ रहा है बिजनेस इशू में कि हाउ कैन वी अचीव इम्प्रूवमेंट, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो लग रही है उसमें हम कैसे इंप्रूव करें, ठीक है, ये प्रॉब्लम है बिजनेस की। तो यहाँ पे एचआर उसको कैसे देखेगा कि कैसे हम वर्कफोर्स की प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं, हाउ प्रोडक्शन, कैसा वो प्रोडक्शंस कर रहे हैं, और अगर हम चाहे तो अपने कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बस ये बस समझाने के लिए कि कैसे बिजनेस इशू में एचआर जो है, एचआर पे क्या क्या इंप्लीकेशंस आती है, एचआर किस तरह से उस बिजनेस इशू को देखता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस। कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस का क्या मतलब है? कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस इज व्हाट मेक द ऑर्गेनाइजेशन टू फील बेटर देन द कॉम्पिटिशन इन इट्स कस्टमर व्यू। कस्टमर की नजरों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्या बेटर कर रही है जिसकी वजह से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्या परफॉर्म कर रही है जिसकी वजह से आपके जो कस्टमर आपको बेटर बोल रहे हैं देन द कंपटीशन। कंपटीशन चल रहा है, कई सारे कॉम्पिटिटर है, तो उनसे बेटर आप क्या बना के दे रहे हैं, कोई आप अच्छा यूनिक प्रोडक्ट उनसे बेटर बना के दे रहे हैं, या ऐसी कोई यूनिक सर्विस आप कस्टमर्स को दे रहे हैं जिसकी वजह से आप कॉम्पिटिटिव, आप अपने कॉम्पिटिशन में आगे, कस्टमर की नजरों में आप आगे हैं। तो वैसे क्या क्या चीजें, पहला इसमें जो 3 एलिमेंट्स है जिसकी वजह से आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होता है, पहला है बेनिफिट, दूसरा है टारगेट मार्केट, और तीसरा कंपटीशन। अगर हम कोई शॉर्ट में या फिर एक लाइन में बोलना चाहे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस का एग्जैक्ट मतलब क्या है, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे है, किसकी नजरों में, आपके कस्टमर की नजरों में, यानी इन द आईज ऑफ योर कस्टमर, आपके कस्टमर की नजरों में किन चीजों के मुकाबले आप आगे, क्योंकि आप आगे हैं, पीछे अच्छी सर्विस दे रहे नहीं दे रहे, वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपके कस्टमर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो कस्टमर की नजरों में ऐसी कौन सी सर्विस है जो आप बेटर दे रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले, वही है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ये यही है। अब हम इसके 3 जो है ऐसे 3 कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होता है। पहला बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मालूम होना चाहिए कि क्या बेनिफिट्स वो अपने कस्टमर को दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो पहला वही हो गया कि जो भी आपके गुड्स और सर्विसेज है, क्या उससे अपने कस्टमर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं। इट मस्ट बी समथिंग दैट इट्स कस्टमर ट्रूली नीड। जो भी आपका प्रोडक्ट होना चाहिए वो सच में आपके कस्टमर के हिसाब से होना चाहिए, यानी उसको सच में वही प्रोडक्ट का जरूरत हो। कई बार मार्केटिंग में कुछ ऐसा भी होता है कि आप दुकान से कोई सामान लेने गए, ठीक है, वहां पे कई सारा सामान दुकानदार आपको बेच देता है, तो वो किस वजह से कर रहा है, वो इसी अपनी मार्केटिंग के लिए कर रहा है, पर वो जो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती वो प्रोडक्ट बेचा जिसकी उसको जरूरत ही नहीं है, तो वो बेनिफिट वाला पॉइंट नहीं होगा। बेनिफिट में इस बात पे नोटिस किया जाता है कि जो भी आप अपने प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे रहे हैं वो उसके बेनिफिट के लिए होने चाहिए, उसको उसकी पक्के से जरूरत हो उसी वाले प्रोडक्ट को आपको देना चाहिए। सेकेंड आपका टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट मतलब आपके कस्टमर्स कौन है, किस एज ग्रुप के हैं, तो वो आपकी टारगेट मार्केट है, मतलब जिनको आप अपने प्रोडक्ट बेचोगे, आपके जो कस्टमर्स है वही आपकी टारगेट मार्केट है। ऑर्गेनाइजेशन शुड नो एज टू हु आर इट्स कस्टमर। हर ऑर्गेनाइजेशन को मालूम होना चाहिए कि इसके कस्टमर्स कौन है, ठीक है। इट हैज टू नो एग्जैक्टली हु बाइज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। उनको पक्के से पता रहना चाहिए कि कौन उस ऑर्गेनाइजेशन का सामान लेता है, एंड हाउ इट कैन मेक देयर लाइफ बेटर। तो आपके प्रोडक्ट लेके उनकी लाइफ बेटर कैसे हो जाती है, तो ये जो है होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। न्यूज़पेपर के अगर हम टारगेट मार्केट की बात करें तो वो ओल्ड पीपल है। ओल्ड पीपल कौन? जो न्यूज़ पढ़ना जो है ऑनलाइन पढ़ना पसंद नहीं करते, उनके लिए जो है फिजिकल न्यूज़पेपर जो है वो उनका एक अच्छा मीडियम होता है न्यूज़ देखने का, तो इसी वजह से उनके लिए जो न्यूज़ कंपनीज है जो न्यूज़पेपर बेचती है, तो उनके लिए टारगेट मार्केट वही ओल्ड कस्टमर्स हो गए। शायद 30-40 साल के बाद वो ओल्ड कस्टमर्स ना रहे तो फिर वो न्यूज़पेपर का जो मार्केट है, जो फिजिकल फॉर्म में आपके न्यूज़पेपर बिकते हैं, तो शायद वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपटीशन। कंपटीशन आपको ये देखना पड़ेगा कि किन से आप कॉम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे आपके जैसे बहुत सारे, तो किन से आपका कंपटीशन हो रहा है। दैट इज मोर देन जस्ट सिमिलर कंपनीज और प्रोडक्ट, इट इंक्लूड एनीथिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको जो है अपने कॉम्पिटिटर समझने पड़ेंगे, सिर्फ आपको डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि कुछ ऐसे अल्टरनेट भी अवेलेबल है, वो भी आपकी कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो कंपटीशन में बोला है कि अगर कुछ अल्टरनेट अवेलेबल है तो वो भी आपका कॉम्पिटिशन है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सब्जी मंडी है, तो वहां पे एक सब्जी वाला है, ए उसका नाम है। तो उस सब्जी वाले को लग रहा है कि मेरे जैसे जो 10-15 और सब्जी वाले उसी से मेरा इस मंडी में कंपटीशन है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि शायद लोग क्या करें कि जो सब्जी है वो कैसे ले, शायद लोग सब्जी आजकल ये ब्लिंकिट इनके थ्रू ऑनलाइन भी सब ऑर्डर करते हैं ना, ये भी हो सकता है, या फिर सब्जी के बदले वहां कोई दाल की दुकान है तो लोग सब्जी लेना शायद दालें खरीद ले, अल्टरनेट। तो आपका कंपटीशन डायरेक्ट वे में तो उनसे है जो आपके वाला प्रोडक्ट बेच रहे, इनडायरेक्ट वे में उनसे है जो आप एक अल्टरनेट प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर का उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि न्यूज़पेपर्स थॉट दैट देयर कंपटीशन
तो जो न्यूज़पेपर बेच रही थी कंपनीज, उनको लगता था कि जो बाकी की कंपनीज न्यूज़पेपर बेच रही उनसे उनका कंपटीशन है, अंटिल दे रियलाइज इट वाज द इंटरनेट। उनको फिर बाद में पता लगा रही है तो इंटरनेट की वजह से हमारा न्यूज़पेपर का बिक्री कम हो रहा है। दे फॉट टू compete with a news provider that was instant and free। उनका कंपटीशन, उनकी फाइट अब ऐसों से हो रही है जो न्यूज़पेपर दे रही है, कैसे, ऑनलाइन, और वो फ्री में। आप बस नेट का रिचार्ज कीजिए, गूगल या कहीं पे भी जाके आप न्यूज़पेपर फ्री में पढ़ सकते हो। तो तीन टाइप से आपका ये जो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस क्रिएट होते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस मतलब ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे हैं अपने कस्टमर की नजरों में। तीन होते हैं। एक है आपका बेनिफिट, मतलब क्या आप अच्छा प्रोडक्ट या अपने प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर को दे रहे हैं। क्या आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या कस्टमर को सच में उसकी जरूरत है, क्या उसकी प्रॉपर वैल्यू है कस्टमर की नजरों में। सेकेंड है आपका टारगेट मार्केट, आपका प्रोडक्ट किसको चाहिए, कौन सी जनता है जो आपके प्रोडक्ट को खरीदती है। जैसे न्यूज़पेपर के लिए जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड पीपल, वही उनकी टारगेट मार्केट है। कंपटीशन आपको देखना होगा, सिर्फ डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट कंपटीशन भी है। न्यूज़पेपर का डायरेक्ट कंपटीशन कौन हो गया, बाकी कंपनीज जो न्यूज़पेपर बेचती है। इनडायरेक्ट कंपटीशन कौन हो गया, इंटरनेट हो गया। ठीक है, तो ये तीन आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। एक टर्म है सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस। सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म तक बने रहना। सस्टेन्ड, बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई चीज रहे तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है सस्टेनेबल। Just because a company is the market leader now does not mean it will be forever। मान लीजिए कोई कंपनी अभी मार्केट में पहले नंबर पे, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा वही कंपनी पहले नंबर पे होगी। जैसे वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की बात करो, उनकी कंपनी फर्स्ट नंबर पे है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कई आने वाले कई सौ सालों तक उनकी कंपनी फर्स्ट नंबर पे होगी, ऐसा नहीं है, चेंज होता रहता है। ठीक है, कंपनी मस्ट क्रिएट गोल, तो कंपनी को चाहिए कि अपने वो गोल बनाए कि ये हमें अचीव करना है। स्ट्रेटेजी बनाए, स्ट्रेटेजी मतलब कैसे उन गोल को अचीव करना है, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस ले सके, यानी अपने कॉम्पिटिटर से वो आगे रह सके। फिर जो कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर है या जो एम्प्लॉयज की जो वैल्यू है, वो इस गोल से, जो हमने गोल यहाँ सेट किया था, इस गोल से अलाइन होना चाहिए। यानी आपका कल्चर भी ऐसा होना चाहिए जो इस गोल को पूरा करने में हेल्प करे। फिर इट इज डिफिकल्ट टू, तो ये सारी चीजें करना मुश्किल होता है। दैट इज वाई ओनली फ्यू कंपनी कैन सस्टेनेबल, इसीलिए कुछ कंपनियां लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बनी रहती है, लॉन्ग टर्म तक अपने प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा ऑफर कर पाती। इसीलिए ऐसा रीजन है, क्योंकि ये करना इतना आसान भी नहीं होता। तो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब लॉन्ग टर्म तक आप क्या करो, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, मतलब आप अपने कस्टमर को अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपके कस्टमर की नजरों में ऐसा है, तो लॉन्ग टर्म तक बने रहने के लिए कंपनी के प्रॉपर गोल होने चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इस गोल को कैसे पूरा करना है, और साथ के साथ कंपनी का जो कल्चर है और वहाँ के जो एम्प्लॉयज की वैल्यू है वो इसको अलाइन करना चाहिए। यानी कल्चर ऐसा होना चाहिए जो गोल को पूरा करने में मदद करे। तो ये करना इतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, इसलिए कुछ कंपनियां सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कर पाती। यानी शॉर्ट टर्म तक तो कोई कंपनी रह लेगी लीडर, बट लॉन्ग टर्म तक कुछ ही कंपनियां रह पाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मोमेंट ऑफ ट्रूथ एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज defined as instance where the customer and organizations come into contact with one another in a matter in a manner that gives the customer an opportunity to either form or change an impression about the firm। सो अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इसमें होता क्या है कि कोई भी आपका कस्टमर क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्या है कि आपका कस्टमर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट करने के बाद वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को लेके आपका क्या कर रहा है, इंप्रेशन बना रहा है। इंप्रेशन मतलब उसका परसेप्शन क्या है, वो क्या सोच रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो वही आपका मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ अकर्स व्हेन अ कस्टमर इंटरेक्ट विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मिंग एन इम्प्रेशन अबाउट द ब्रांड। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की ब्रांड है, क्या वो एक्जैक्टली कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सुनती नहीं सुनती है, तो जो इंप्रेशन कस्टमर बना रहा है वही आपका मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है। ये जो इंटरेक्शन है वो किसी भी तरह से हो सकता है, आपने कोई प्रोडक्ट लिया या कस्टमर ने कोई सर्विस आपको दी, मतलब कस्टमर कोई सर्विस कंपनी वाली है, मतलब जो सर्विस ऑफर कर रही है, या कुछ प्रोडक्ट वाली कंपनी है, या दोनों है, तो किसी भी तरह से ये हो सकता है। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए। सच वेरियस इंस्टेंस कैन कुड कंस्टिट्यूट अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। मोमेंट ऑफ ट्रुथ के लिए कुछ इंसिडेंट हो सकते हैं, सच एज ग्रीटिंग द कस्टमर। ब्रांच में कस्टमर आ रहा है, उसको आप वेलकम कीजिए, ग्रीट कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से। हैंडलिंग कस्टमर क्वेरी या कंप्लेन, जो भी कस्टमर ने कंप्लेन किया उसको हैंडल कीजिए क्विकली एंड इफेक्टिवली, मतलब जल्दी से जो है उसको कंप्लेन को पूरा कीजिए। प्रमोटिंग स्पेशल ऑफर्स, कोई स्पेशल आप उनको ऑफर या डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मोमेंट ऑफ ट्रुथ जो आपके कस्टमर के साथ आप बना सकते हैं।
मोमेंट ऑफ ट्रूथ कैन मेक और ब्रेक एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद कस्टमर। तो कोई भी कस्टमर के साथ ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप बनाना या बिगाड़ना ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ के ऊपर ही होता है। यानी एक तरह से एक अल्टरनेट इमेज बन जाती है, एक फाइनल इमेज बन जाती है, उस इमेज के आधार पे कस्टमर का डिसीजन होता है। तो कस्टमर ने अगर अच्छा डिसीजन लिया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, कोई खराब डिसीजन ले लिया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। तो इस वजह से ये जो मोमेंट ऑफ ट्रूथ है ये ऑर्गेनाइजेशन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। टू ऑफन, बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से ऐसा होता है कि द टॉप मैनेजमेंट फील्स दे हैव डिटरमाइन द राइट स्ट्रेटजी। जो टॉप मैनेजमेंट है उनको लगता है हमारी स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है और हमने जो प्लान भी बनाया वो भी बहुत अच्छा है, यानी स्ट्रेटजी भी अच्छी है, प्लान भी अच्छा है, बट देन समथिंग हैपन, बट कुछ ऐसा हो जाता है और उनको लगता है कि आउटकम जस्ट नेवर सेम टू हैपन। जो भी आउटकम मिला वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा जो है कंपनी को पता लगता है। किस वजह से ऐसा होता है, ठीक है, उसका रीज़न वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द इनिशिएटिव इन्वॉल्व, इसमें कुछ भी इनिशिएटिव हो सकता है कि आपने नई मार्केट ओपन का सोचा हो या नई स्ट्रेटेजी या स्ट्रक्चर कुछ किसी भी टाइप से आपने सोचा हो, तो वहाँ पे पक्के से मोमेंट ऑफ ट्रूथ होगा। दैट डिक्टेट, वही बताएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो आपने डिसीजन सोचा था उस हिसाब से सक्सेस हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ ट्रूथ ही जो है मेन रोल प्ले करता है। तो वही बात इसमें लिखी है कि कई बार हमारी स्ट्रेटेजी सही है, प्लान सही है, फिर भी हमें लगता है ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हुआ। फिर पता लगता है कि मोमेंट ऑफ ट्रूथ की वजह से ऐसा हुआ है। तो जब भी कंपनी कोई भी इनिशिएटिव लेती है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है कि कंपनी कम टू दिस क्रिशल क्रॉस रोड्स एंड ईच टाइम दे मस्ट डिसाइड वेदर टू पे द ट्रू प्राइस ऑफ चेंज और फेस वट एवर कंसिक्वेंसेज अगेंस्ट। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी को अब डिसाइड करना है कि जो भी चेंज का प्राइस लगने वाला है, कोई भी चीज़ चेंज करानी है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसका जो प्राइस है या तो कंपनी उसका प्राइस या वो जो खर्चा हमें लग रहा है या तो खर्चा पे करे, या फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो उसको झेले। ये दो ऑप्शन कंपनी के पास रहते हैं। एज चेंज इनिशिएटिव मूव थ्रू दिस क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट, देर आर 4 आउटकम: अर्ली टर्मिनेशन, मेल्ट डाउन, इंस्टॉलेशन, रिलेशन। तो जब भी चेंज किया जाएगा तो ये 4 आउटकम हो सकते हैं, इन चारों में से कोई भी एक चीज हो सकती है, ठीक है। तो पहला क्या, पहला यहाँ पे अर्ली टर्मिनेशन। अर्ली टर्मिनेशन का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आपने चेंज को लेके एफर्ट्स लगाए थे वो आपने काम शुरू होने से पहले ही जो है बंद कर दिए, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई नया इनिशिएटिव अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाया था, अप्रूवल इज सिक्योर्ड फॉर अ न्यू इनिशिएटिव बट द प्रोजेक्ट नेवर रियली गेट ऑफ द ग्राउंड। यानी अप्रूवल मिल चुका है कि हाँ नया जो आपने इनिशिएटिव लेने का, अब मान लीजिए कोई फूड कंपनी है, उन्होंने नया इनिशिएटिव लिया है कि हम एक काम करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसके लिए उन्होंने हायरिंग सब कर दी, बोर्ड डायरेक्टर का अप्रूवल भी ले लिया, लेकिन अप्रूवल तो मिल चुका है, वो सिक्योर्ड है, वो मिल चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ, यानी अर्ली टर्मिनेशन, शुरू होने से पहले ही वो टर्मिनेट हो चुका है। सो सारा एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है, बजट भी सेट कर लिया कि हाँ इतना बजट इस पे लगाया जाएगा, सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही नहीं किया गया, तो वही आपका अर्ली टर्मिनेशन। सेकेंड है मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट है वो अनाउंस भी हो चुका है और आधा हो भी चुका है, ठीक है, प्रोजेक्ट आधा हो भी चुका है, लेकिन फिर आधा होने के बाद ऐसा लगता है ऑर्गेनाइजेशन को कि नहीं इससे तो कुछ खास रिजल्ट मिलने वाला है नहीं, इस वजह से वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सम टाइम में प्रोजेक्ट इज अनाउंस्ड एंड एंगेज, शुरू भी हो चुका है बट एट सम पॉइंट ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, तो जब चल रहा है काम आधा शुरू हो चुका है, इट इज डिसकंटिन्यू विद कंप्लीट विड्रॉल ऑफ रिसोर्स एंड एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी रिसोर्स लगे थे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जो भी एक्टिविटी हो पूरा का पूरा विड्रॉल यानी वापस ले लिया जाता है, तो वही आपका मेल्ट डाउन हो जाता है। सो नेक्स्ट है आपका इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का क्या मतलब है और वो मेल्ट डाउन से डिफरेंट कैसे? इंस्टॉलेशन व्हेन चेंज प्रोजेक्ट आर इंट्रोड्यूस इनटू अ वर्क सेटिंग, दे आर डिप्लॉयड बट हैव नॉट येट अचीव देयर अल्टीमेट इंटेंट। मतलब जिस पर्पस के लिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमने चेंज प्रोजेक्ट का बोला था वो पूरा इनोग्रेट हुआ हो चुका है, मतलब प्रोजेक्ट तो हमने पूरा कर लिया पर जो हमने रिजल्ट सोचा था हमें रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो वही है इंस्टॉलेशन। मेल्ट डाउन में क्या था कि बीच में प्रोजेक्ट को वापस ले लिया जाता था, आधा प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लीजिए 30% 40% काम हो गया, पर आधा काम होके उन्होंने सारा जो रिसोर्स था उसको वापस ले लिया, सारी एक्टिविटी को बंद कर दिया, तो वो होता है मेल्ट डाउन। इंस्टॉलेशन में प्रोजेक्ट तो पूरा हो चुका है, जो हमने चेंज प्रोजेक्ट चलाया था काम हो चुका है पूरा, पर जो हमने रिजल्ट, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हैव नॉट येट अचीव देयर अल्टीमेट इंटेंट। इंटेंट मतलब जो आपने इंटेंशन, जिस इरादे से प्रोजेक्ट को शुरू किया था कि ऐसा हमें सक्सेस मिलेगा, वो सक्सेस आपको मिल नहीं पाया, वही आपका इंस्टॉलेशन। चौथा आपका रियलाइजेशन। रियलाइजेशन से सबसे अच्छी चीज है, रियलाइजेशन टेक प्लेस व्हेन द की पर्पस फॉर एन इनिशिएटिव, जो भी आपने चेंज या इनिशिएटिव किया था, ठीक है, इस एक्चुअली अचीव। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है और उसको जो हमने सक्सेस सोचा था वो सक्सेस भी हो चुकी है। तो इंस्टॉलेशन और रियलाइजेशन में डिफरेंस क्या है?
इंस्टॉलेशन में भी हमने प्रोजेक्ट को तो पूरा किया था, पर उसमें जो हमने इंटेंशन किया था, जो हमारा इंटेंशन था कि हमने सोचा था ऐसा सक्सेस मिलेगा, वो मिलता नहीं है सक्सेस। इसमें क्या है, इसमें प्रोजेक्ट तो पूरा हो जाएगा पर साथ साथ जो हमने सोचा था वैसी सक्सेस मिल चुकी है, तो वही आपका रियलाइजेशन। ठीक है, तो जिस चीज को लेकर आपने प्रोजेक्ट किया था, मान लीजिए आपने कॉस्ट सेविंग को लेकर किया था या कस्टमर लॉयल्टी के, या जिस जो भी आपका पर्पस था, वो पर्पस यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो वही आपका रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेज हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज 4 स्टेज ऑन द ह्यूमन रिसोर्स इज सब्सटेंशियल। जो भी इम्पैक्ट पड़ता है वो लॉन्ग टर्म तक ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर रहता है। फ्रस्ट्रेशन एंड इवन एब्रप्ट विड्रॉल बाय वे ऑफ रेजिग्नेशन हैपन व्हेन प्रोजेक्ट आर किल्ड और टर्मिनेट अर्ली फॉर नो अपरेंट। एकदम क्लियर कट आपने रीजन बताया नहीं, प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो इससे बहुत सारे लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो छोड़ के भी चले जाते हैं, रिजाइन, ये सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ जाती है। ठीक है, चलिए, ये टॉपिक एग्जैक्टली क्या है दोस्तों, देखिए पहले यहाँ पे मोमेंट ऑफ ट्रूथ का बोला, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ का मतलब एक ऐसा मतलब जब भी कोई कस्टमर आपके साथ, आपके ब्रांड के साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो जो इंप्रेशन वो बनाता है वही उसका वही आपका मोमेंट ऑफ ट्रूथ हो गया, कि कस्टमर ने आपकी ब्रांड को लेके क्या इंप्रेशन बनाया, क्या इमेज बनाई है। ठीक है, कुछ इंसिडेंट्स हम ऐसा करते हैं जिससे हम अच्छा मोमेंट ऑफ ट्रूथ बना सकते हैं, जैसे कस्टमर को ग्रीट करना, जो भी वो कंप्लेन कर रहा है टाइमली उस कंप्लेन को रिप्लाई करना। मोमेंट ऑफ ट्रूथ की वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ सकती है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाया, बहुत अच्छा प्लान बनाया, फिर भी जो उन्होंने चाहा वो नहीं मिला, क्या उसका कारण है, फिर पता लगा ये तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ की वजह से हुआ है। यहाँ पे जो है मोमेंट ऑफ ट्रूथ ही एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से पता लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा था, जो डिसीजन का ये रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात बोला है कि जब भी आप कोई चेंज इनिशिएटिव करते हैं, कोई भी नया चेंज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं, उसको लेके आप जो डिसीजन करते हैं कि हम ये, मान लीजिए आपने सोचा कि हम कस्टमर सर्विस के लिए कुछ चेंज करते हैं, तो उसके जो है 4 आउटकम हो सकते हैं, 4 पॉसिबल आउटकम है। पहला, अर्ली टर्मिनेशन। अर्ली टर्मिनेशन मतलब आपने अप्रूवल तो ले लिया पर आपने काम शुरू नहीं किया। सेकेंड है मेल्ट डाउन, काम शुरू हो गया पर बीच में ही आपने प्रोजेक्ट रोक दिया। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन में क्या होगा कि प्रोजेक्ट तो आपका हो गया, मतलब सब कुछ हो चुका था, प्रोजेक्ट तो पूरा कर लिया, लेकिन वो जो आपने सोचा था रिजल्ट वैसा आपको मिला नहीं। ठीक है, हैव नॉट अचीव्ड देयर अल्टीमेट इंटेंट, जिस पर्पस के लिए प्रोजेक्ट को शुरू किया था वो रिजल्ट आपको उसमें मिल नहीं पाया, वो आपका इंस्टॉलेशन है। रियलाइजेशन सबसे अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसमें आपने अपना प्रोजेक्ट सक्सेस भी कर लिया, प्रोजेक्ट पूरा भी कर लिया, प्लस जो आपने सोचा था सक्सेस, वो सक्सेस आपको हासिल होगी, तो वो हो जाएगा आपका रियलाइजेशन। ठीक है, ये जो 4 टाइप के स्टेजेस है, इसका ह्यूमन रिसोर्स पे लॉन्ग टर्म तक जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। किसी किसी केस में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, आपके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो रिजाइन करके भी चले जाते हैं, खासतौर पे तब जब आप प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले टर्मिनेट ये सब कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपके यहाँ पे ह्यूमन लैंडस्केप। ह्यूमन लैंडस्केप क्या होता है? ह्यूमन लैंडस्केप जो वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? पहले हम ह्यूमन लैंडस्केप को समझते हैं, फिर ये जो पैराग्राफ है बहुत इजी, इसमें कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है, बस एक ही बात को आपको बहुत अलग अलग तरह से बोला, लाइन एक ही लाइन है। ठीक है, ह्यूमन लैंडस्केप मीन्स फोकसिंग ऑन पीपल एंड कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। यानी मान लीजिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। ठीक है, तो नए इनिशिएटिव के लिए जरूरी है कि जो आपके लोग हैं उन पे भी आप फोकस करो, जो भी आपका कल्चर है उस पर भी ध्यान दो, तभी आप इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुली जो है पूरा कर पाओगे, तभी इंप्लीमेंट होगा। यानी मान लीजिए एचआर ने कुछ इंप्लीमेंटेशन लेना चाहा, ठीक है, उसने बोला कि हम ऐसी ट्रेनिंग से अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को डेवलप कराएंगे, उसने ज्यादा कुछ कम्युनिकेट किया नहीं, ज्यादा कुछ बताया नहीं। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयज है उनको लगा कि यार ये कौन सी ट्रेनिंग, अचानक से बोल दिया, हमारे ये प्लान्स थे, वो प्लान्स थे, सब हमारे को कैंसिल करके इस ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। तो जो एग्जैक्ट पर्पस होगा, जो लर्निंग होगी ट्रेनिंग से, वो नहीं सीखेंगे, स्किल्स में वो अपना मनी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है रिलेक्टेंट किया, उन्होंने मना किया। यानी जब भी आप चाहते हो कि कोई भी नया चेंज आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो, पक्के से जो भी आपके एम्प्लॉयज है, जो लोग हैं, उन पे फोकस करो कि वो क्या चाहते हैं, उनके हिसाब से काम करो। अगर मान लीजिए उनको नहीं पता या फिर वो मना कर रहे हैं, तो आप उनको समझाओ, कम्युनिकेट करो, उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करो। जब तक वो इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे, तब तक आप उस चेंज को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो ह्यूमन बींग है, उसका जो नॉर्मल आदत है, बिहेवियर है, इतनी आसानी से वो चेंज नहीं होता। अब मान लीजिए आप सुबह 8 बजे उठते हैं, कोई आपको बोलेगा कल से तुम 4 बजे उठना, वॉक पे जाना, ये जाना, तो इतना आसान नहीं होगा। आप बोल दोगे, पर ये जो चेंज इम्प्लीमेंटेशन की आपने बात की, ये सक्सेस नहीं होगा। शायद वो आपकी जोर जबरदस्ती पे 1-2 दिन चला भी जाए, पर एक लॉन्ग टर्म तक वो कभी भी इस काम को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने सही तरह से उसको जो है मैनेज नहीं किया। तो कोई भी अगर हम चेंज ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं, तो हम देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में क्या दो होते हैं, या तो मशीनें होती है या इंसान होते हैं। तो मशीनों को तो हम ये नहीं बोल सकते, मतलब हम कंप्यूटर को ये नहीं बोल सकते ना कि कंप्यूटर हम ये चेंज करने वाले, करे ना करे, कंप्यूटर को इस बात से क्या फर्क पड़ता है, उस पर चेंज करो तो मान ही जाएगा। प्रॉब्लम आएगी ह्यूमन की साइड से। तो ह्यूमन बींग को सही तरह से मैनेज करना है, आपकी जो कल्चर है, कल्चर को भी मैनेज कर,
कई बार ऑर्गेनाइजेशन में बहुत नेगेटिव कल्चर होता है। नेगेटिव कल्चर का मतलब अच्छी चीज़ है फिर भी लोग उसका अपोजिशन करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन लैंडस्केप वही है कि जो भी आपके लोग हैं, जो कल्चर चल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस चीज़ को भी जो है अच्छे से देखो, उसको मैनेज करो, उस पर फोकस करो। उसके बाद ही आप किसी भी चेंज को, नई इनिशिएटिव को जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो वही आपका ह्यूमन लैंडस्केप, ठीक है। व्हाट differentiate those organizations that simply install new initiative from those that are able to fully realize the hope for benefit is the ability to manage। तो वही है कि जो ह्यूमन को मैनेज कर पाता है वही न्यू इनिशिएटिव को सही तरह से ले पाता है। किसी भी कंपनी की बात करें तो दो होते हैं, या तो बिल्डिंग ब्लॉक यानी आपकी मशीन टेक्नोलॉजी, दूसरा होता है ह्यूमन जिनके अंदर फियर, रेजिस्ट, ये सारा होता है, ठीक है। बिलीफ, वैल्यूज किसके अंदर होता है? ये ह्यूमन के अंदर होता है। जब भी आप किसी ह्यूमन से डील कर रहे हो तो उसके बिलीफ, वैल्यू, रेजिस्टेंस, अजम्पशन, इन सबसे आप डील कर रहे होते एक तरह से, ठीक है। सो ईच वर्क इन्वायरमेंट, हर वर्क इन्वायरमेंट में क्या होता है? इनर्ट। इनर्ट मतलब जो मशीन्स है जो मूव नहीं कर सकती है, और ह्यूमन बीइंग है जो आपके फियर, रेजिस्ट, अजम्पशन, बहुत सारी चीजों से ह्यूमन बीइंग की आपको डील करना होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी प्लान है वो सक्सेस हो, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको सही तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो पूरे पैराग्राफ में बस वही लाइन लिखी है कि जब भी नया इनिशिएटिव होता है तो डिस्ट्रप्शन आ जाती है, जो लोग हैं उनका जो नॉर्मल रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से इसका आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और सो अगर लोग रिलेक्टेंट है, राजी नहीं है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाह रहे हैं वो चेंज नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए आपने जोर जबरदस्ती करके चेंज ला भी दिया तो उतना आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। मतलब जितना आपने खर्चा किया होगा चेंज में, उतना खर्चे पे आपको रिटर्न यानी उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसका कारण क्या है? वो इसीलिए क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने उसको प्रॉपरली जो अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। तो बहुत सिंपल, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने का जरूरत नहीं, सिंपल लैंग्वेज की ह्यूमन लैंडस्केप मतलब कोई भी अगर हम चेंज चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और हम ये चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो चेंज है वो सही तरह से इंप्लीमेंट हो जाए, तो हमारे को एक ही काम करना पड़ेगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, उसको प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जब तक वो राजी ना हो जाए। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई नया चेंज का अनाउंसमेंट किया तो वहां के वो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? या तो मशीनों पे पड़ेगा, इनर्ट, या ह्यूमन बींग जो आपके स्टाफ एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय जनरली रिलक्टेंट होंगे, क्यों? क्योंकि कोई भी जो नई चीज़ है आपके रूटीन को इम्पैक्ट करती है, और ऐसी कोई चीज़ जो आपके रूटीन को इम्पैक्ट करे तो लोग उसका अपोजिशन ही करते। तो सेम नॉर्मल सी बात है कि आपको भी अपोजिशन झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जो भी आपके एम्प्लॉयज आपको बताना पड़ेगा इस टाइप का हम चेंज लाने जा रहे हैं। तो जब तक उनको आप राजी ना करो तब तक आपका जो इनिशिएटिव था कि हम ये चेंज लाएंगे, चेंज वाला इनिशिएटिव सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर जोर जबरदस्ती करके आपने सक्सेस करवा भी दिया, मतलब इंप्लीमेंट करवा भी दिया, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो सही तरह से काम नहीं करेंगे, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आपने खर्चा किया चेंज में, जितना आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किया वो रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका ह्यूमन लैंडस्केप। चलिए दोस्तों, पार्ट वन आपका हो गया कंप्लीट। पार्ट टू में आने वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।